सभी को नमस्ते नमस्कार। देखिए, जो हमने भारत के भूगोल की श्रृंखला शुरू की हुई है, उस भारत के भूगोल की श्रृंखला में हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने आपको बताया था, जो तीसरा भारत का भौतिक प्रदेश है उसका क्या नाम था, थार का मरुस्थल। उस थार के मरुस्थल में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि थार के मरुस्थल को हमने दो भागों में विभाजित किया था। थार के मरुस्थल को हमने कितने भागों में विभाजित किया था? दो भागों में। इसका एक भाग था आपका कौन सा, शुष्क प्रदेश, और दूसरा कौन सा था, अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, तो हम देखेंगे शुष्क प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले आ रहे हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले आ रहे हैं, क्या क्या इस प्रदेश की विशेषता है, हम सबके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, जो शुष्क जो प्रदेश हैं, पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, शुष्क प्रदेश। कौन सा पढ़ेंगे? शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश। अब देखिए, जो शुष्क जो प्रदेश हैं उसमें मुख्यतः कौन कौन से जिले आ रहे हैं, जैसे आपका श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, ठीक है, श्री गंगानगर हो गया। बीकानेर, कौन से आ रहे हैं, बीकानेर। उसके अलावा आपका यहाँ पर हो गया आपका जैसलमेर, फिर हो गया आपका बाड़मेर, ठीक है, और जोधपुर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का कौन सा भाग, पश्चिमी भाग। ये जो पार्ट आ रहा है किसके अंदर आ रहा है, आपके शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है, थार का मरुस्थल है, ठीक है ना। इस प्रदेश में बालू का स्तूप, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स, क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स, यानी कि बालू का स्तूप, या कि बालू के जो टीलों का बाहुल्य वाला क्षेत्र है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के कैसे पाए जाते हैं, बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। बालू का स्तूप, जैसे उनकी आकृति देख लेते हैं, बालू का स्तूप के मतलब कौन कौन से प्रकार यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे बरखान बालू का स्तूप हो गया, बरखान, या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, ठीक है। उसके अलावा रेखीय बालू का स्तूप, ठीक है। रेखीय बालू का स्तूप, स्टार यानी कि तारा जैसे होता है उस प्रकार के बालू का स्तूप, ठीक है। पैराबोलिक बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जिसमें बरखान है, रेखीय है, ठीक है, और आपका अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ठीक है। तो यानी कि ये जो क्षेत्र है वो मुख्यतः बालू प्रदेश, यानी कि बालू का स्तूपों से बना हुआ है ये प्रदेश है, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इन बालू का स्तूपों का कुछ प्रसार आपके अर्धशुष्क प्रदेशों के जिलों में भी पाया जाता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी प्रकार के बालू का स्तूप हैं, जैसे रेखीय है, अनुप्रस्थ है, पैराबोलिक है, स्टार है, बरखान है, ठीक है ना, ये जितने भी प्रकार के बालू का स्तूप हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, उनका कुछ प्रसार कहाँ पर भी पाया जाता है, अर्धशुष्क प्रदेश में भी पाया जाता है, क्योंकि जो रेत है वो उड़कर कहाँ पलायन कर जाती है, अर्धशुष्क की तरफ। आपको मालूम होगा जो हमारा जो थार का जो मरुस्थल है, यानी कि जो हमारा शुष्क प्रदेश है, वो किस तरफ जा रहा है, पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। लेकिन अरावली पर्वतमाला क्या कर रही है, इस रेगिस्तान को मतलब प्रसार होने से क्या कर रही है, उसको रोकने का काम कर रही है, ठीक है ना। यानी कि इस मरुस्थल को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। क्लियर है? तो यानी कि ये जो प्रदेश है मुख्यतः बालू का प्रदेश के अंदर आते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। उसके अलावा इस प्रदेश में हम देखें कि इस प्रदेश में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर बालू का प्रदेश यानी कि बालू का स्तूप नहीं है, जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है। यानी कि एक तो होगा इसी के अंदर शुष्क प्रदेश के अंदर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ठीक है ना। एक तो कैसा होगा शुष्क प्रदेश का भाग,
बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। दूसरा होगा आपका बालू का मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी मुक्त कह दो या रहित प्रदेश, रहित प्रदेश। ठीक है ना, यानी कि मेरा कहने का मतलब है जो आपका शुष्क प्रदेश है उसके अंदर दो प्रदेश होते हैं, बालू का स्तूप युक्त यानी कि जहां पर बालू का स्तूप के टीले पाए जाते हैं, एक होगा बालू का स्तूप मुक्त या रहित जहां बालू के टीले नहीं पाए जाते हैं, बालू के टीले नहीं पाए जाते हैं। जैसे जोधपुर वाला पार्ट हो गया आपका, पश्चिमी जोधपुर वाला पार्ट हो गया, उसके अलावा जैसलमेर, ठीक है, उसके अलावा आपका बाड़मेर का भी कुछ पार्ट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है ना, तो यानी कि ये जो पार्ट होगा यानी कि एक ऐसा पार्ट होगा जहाँ पर बालू के टीले यानी कि बालू के स्तूप है वो नहीं पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बालू का स्तूप मुक्त या रहित प्रदेश। क्लियर है। और एक इसके अंदर कैसा होता है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी कि वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, बालू के टीले पाए जाते हैं जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के मैंने आपको बताए हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब कि बालू का स्तूप नहीं है तो यहाँ पर एक आपका राष्ट्रीय वो वन्य जीव अभ्यारण्य भी पाया जाता है यहाँ पर, जिसे हम आकलवुड के नाम से जानते हैं, जो मुख्यतः कहाँ पर है, जैसलमेर में है। कहाँ पर है, जैसलमेर में है आकलवुड, जो जीवाश्मों के लिए फेमस है, जो किसके लिए है, जीवाश्मों के लिए, जो किसके लिए है, जीवाश्मों के लिए है। ठीक है ना, आकलवुड जो हमारा क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कहाँ पर है, जैसलमेर में है। वो आपके कौन से प्रदेश में आएगा, बालू का स्तूप मुक्त या रहित प्रदेश के अंदर आएगा। क्लियर है। तो यानी कि हमने क्या देखा, जो हमारा शुष्क जो प्रदेश है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था, ये आपके, हम कैसे बताएं इसको, ये समझे कि आप, ये आपकी हो गई रेड क्लिफ सीमा। कौन सी हो गई, रेड क्लिफ सीमा हो गई, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा है, रेड क्लिफ सीमा है। यानी कि रेड क्लिफ सीमा और ये जो रेखा है ये है 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा। इसके बीच में जो हमारा प्रदेश है वो कौन सा है, शुष्क प्रदेश है, यानी कि रेड क्लिफ सीमा, रेड क्लिफ जो किस किस के मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ सीमा, और 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा जो रेखा है उसके मध्य है, और आपके रेड क्लिफ सीमा के मध्य है कौन सा प्रदेश पाया जाता है, शुष्क प्रदेश पाया जाता है, जो दो प्रकार का होता है, बालू का स्तूप और बालू का स्तूप मुक्त रहित प्रदेश। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो वर्षा होगी वो 25 सेंटीमीटर से कम होगी, शुष्क प्रदेश में कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर से कम होगी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं किसकी, अर्धशुष्क प्रदेश की, किसी करते हैं अर्धशुष्क प्रदेश की। तो देखो अर्धशुष्क जो प्रदेश है उसकी हम पहले अवस्थिति के बारे में देख लेते हैं। जो अर्धशुष्क जो प्रदेश है वो कहाँ पर है और कितने भागों में वो बटा हुआ है। तो देखो अर्धशुष्क जो प्रदेश है वो आपकी 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा है, और जो हमारी अरावली पर्वतमाला है, कौन सी है, अरावली पर्वतमाला, उसके मध्य में स्थित है अरावली पर्वतमाला। और 25 सेंटीमीटर समवर्षा जो रेखा है उसके बीच में कौन सा प्रदेश आता है, अर्धशुष्क प्रदेश। कौन सा आता है, अर्धशुष्क प्रदेश। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि अर्धशुष्क प्रदेश में राजस्थान के कौन कौन से जिले आ रहे हैं अर्धशुष्क प्रदेश में। तो देखो अर्धशुष्क प्रदेश में अगर हम जिलों की बात करें तो कौन कौन से जिले आइए देखते हैं एक बार। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा पश्चिमी रेतीला मैदान है, यानी कि जो थार का जो मरुस्थल है वो मुख्यतः 12 जिलों में, और सिरोही का जो अगर उत्तरी पश्चिमी भाग मिला ले तो कितने जिलों में है वो, 13 जिलों में। तो देखो अर्धशुष्क प्रदेशों में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, तो आपका देखो यहाँ पर हो गया हनुमानगढ़, कौन सा हो गया, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद आपका आ जाएगा हनुमानगढ़ के बाद चूरू,
चूरू, चूरू के बाद सीकर, सीकर के बाद झुंझुनू, कौन सा जाएगा, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, सीकर। उसके अलावा आपका नागौर, नागौर के बाद पाली, पाली के बाद जालौर, ठीक है। और जोधपुर का भी देखिए, जोधपुर का जो पश्चिमी भाग है वो तो कहाँ जा चुका है, शुष्क प्रदेश में। कहाँ पर है, शुष्क प्रदेश में है। वह जोधपुर का जो पूर्वी भाग होगा, जोधपुर का पूर्वी भाग, जोधपुर का पूर्वी भाग वो कहाँ पर होगा, आपका अर्ध शुष्क प्रदेश में। अर्ध शुष्क प्रदेश का मतलब ये समझे कि 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में के बीच वर्षा, ठीक है ना, वो किस में आती है, अर्ध शुष्क प्रदेश में। यानी कि हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालौर, जोधपुर का पूर्वी भाग। अब देखिए सिरोही का जो सिरोही का जो उत्तरी पश्चिमी भाग था वो किस में आ रहा था आपका, अर्ध शुष्क प्रदेश में। तो सिरोही का उत्तरी पश्चिमी भाग, सिरोही का उत्तरी पश्चिमी भाग, सिरोही का 1 2 3 4 6 7 8 9 14, ठीक है। यानी कि सिरोही का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वो कहाँ पर आएगा, आपका अर्धशुष्क प्रदेश में आएगा। और जोधपुर का देखिए पश्चिमी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग कहाँ चले जाएगा, शुष्क प्रदेश में। और जोधपुर का जो पूर्वी भाग है वो कहाँ पर आ जाएगा, आपका अर्धशुष्क प्रदेश में। कहाँ पर आ जाएगा, अर्धशुष्क प्रदेश में आ जाएगा। इस प्रदेश में 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। इसको हमने 4 भागों में बांटा था, तो देख लेते हैं पहला कौन सा है। पहला इसका होगा घग्गर का मैदान। कौन सा होगा, घग्गर का मैदान, ठीक है। दूसरा होगा शेखावाटी का मैदान, शेखावाटी, शेखावाटी का मैदान, ठीक है। तीसरा होगा नागौर की उच्च भूमि, नागौर की उच्च भूमि। और चौथा होगा आपका लूणी, लूणी जवाई का मैदान या प्रदेश, ठीक है। इसको हमने कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। चलिए देख लेते हैं 4 भागों को। तो देखिए घग्गर का जो मैदान है, आप ये समझे कि हनुमानगढ़, घग्गर का जो मैदान है वो कौन से जिले में है, हनुमानगढ़ में है। किस में है, हनुमानगढ़ में है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि घग्गर का जो मैदान है वो भी किसी न किसी नदी ने बनाया होगा। तो देखिए प्राचीन काल में एक नदी बहती थी सरस्वती, कौन सी, सरस्वती, ठीक है ना। तो इस मैदान को सरस्वती नदी ने बनाया था, ठीक है ना, जो वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है, घग्गर के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, घग्गर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो यानी कि घग्गर के द्वारा इस मैदान को बनाया गया है। लेकिन प्राचीन काल में उस नदी को किस नाम से जानते थे, सरस्वती नदी के नाम से जानते थे। क्लियर है, ये वाला पार्ट हो गया हनुमानगढ़ वाला। यानी कि घग्गर नदी को पहले सरस्वती नदी के नाम से जानते थे, या हम कह सकते हैं कि वर्तमान की जो घग्गर नदी है वो सरस्वती नदी का क्या थी, अवशेष थी। क्लियर है। तो यानी कि ये आपका मैदान कहाँ पर हुआ, घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ में हुआ। कहाँ पर हुआ, हनुमानगढ़ में हुआ। क्लियर है। दूसरा कौन सा है, शेखावाटी का मैदान। कौन सा है, शेखावाटी का मैदान। अब इस शेखावाटी के मैदान में देख लेते हैं कौन कौन से जिले आ रहे हैं। जैसे चूरू आ रहा है आपका, चूरू हो गया, हनुमानगढ़ और सर चूरू, चूरू के बाद सीकर, झुंझुनू, ठीक है, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर का उत्तरी भाग, नागौर का उत्तरी भाग, ठीक है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर का उत्तरी भाग। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि इस मैदान को भी किसी न किसी नदी ने बनाया होगा। तो इसको बनाने वाली कौन सी थी, कांतली नदी है ना, रूपनगर नदी है, मेढा नदी है, ठीक है,
कांतली, रूपनगर, मेड़ा नदी, इन नदियों के द्वारा कौन सा मैदान बनाया गया है? शेखावटी का मैदान। कौन सा बनाया गया है? शेखावटी का मैदान बनाया गया है। और तीसरा कौन सा आता है हमारा? नागौर की उच्च भूमि। कौन सी आती है? नागौर की उच्च भूमि आती है। यानी कि जो नागौर का जो उत्तरी भाग है वो तो किस में चला जाता है? शेखावटी के मैदान में। और नागौर का जो मध्य का और जो दक्षिणी भाग है वो किस में आ जाता है? नागौर की उच्च भूमि में। नागौर की उच्च भूमि में आ जाता है। और अंतिम कौन सा है हमारा? लूणी जवाई का मैदान। कौन सा है? लूणी जवाई का मैदान। यानी कि हम कह सकते हैं इस पूरे थार के मरुस्थल की, या हम कह सकते हैं कि पश्चिमी जो रेतीला मैदानी हमारा प्रदेश है उसकी जो सबसे प्रमुख नदी है वो कौन सी है? लूणी नदी है। कौन सी है? लूणी नदी है। लूणी नदी है जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर और कहाँ चली जाती है? वो कच्छ की खाड़ी में। कहाँ चली जाती है? कच्छ की खाड़ी में। ठीक है। इस नदी का पानी जो हमारा बाड़मेर है, इस नदी का जो पानी है जो हमारा बाड़मेर जिला है वहाँ तक कैसा, बाड़मेर के जो बालोतरा है, बाड़मेर का जो बालोतरा है वहाँ तक कैसा रहता है? मीठा रहता है इसका पानी। और आगे जाकर बालोतरा से आगे जाकर इसका पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। ठीक है ना। तो यानी कि पूरे थार के मरुस्थल की जो सबसे मुख्य नदी है वो कौन सी है? लूणी नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है? 495 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 495 किलोमीटर है। क्लियर है। तो लूणी और लूणी की सहायक नदियों के द्वारा ये मैदान बनाया गया है, लूणी जवाई का मैदान, जिसमें आपके जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, ठीक है ना, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, इन क्षेत्रों से बहकर ये कहाँ चली जाती है? आपकी कच्छ की खाड़ी में। कहाँ चली जाती है? कच्छ की खाड़ी यानी कि गुजरात में। क्लियर है। यानी कि थार का मरुस्थल को हमने देखा कि थार का मरुस्थल जो हमारा है वो भारत का तीसरा भौतिक प्रदेश है, जिसको हमने राजस्थान के संदर्भ में अच्छे से देखा कि उसको दो प्रदेशों में बांटा हुआ है, शुष्क प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश में हमने देखा कि शुष्क प्रदेश में श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का कौन सा भाग आ रहा है? पश्चिमी भाग आ रहा है। क्लियर है। इसके क्षेत्रफल की हमने बात करी थी, थार के मरुस्थल के क्षेत्रफल की, तो लगभग कितना क्षेत्रफल था? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर था, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। तो हमने इसको दो भागों में बांट कर अध्ययन किया। ठीक है ना। इसके चार भाग, जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि अर्धशुष्क प्रदेश का कौन कौन सा भाग कहाँ पर है, यानी कौन कौन से जिले उसके अंदर आ रहे हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, कहाँ कौन कौन नदियों के द्वारा वो बनाए गए हैं। क्लियर है। तो यानी कि भारत के तीसरे भौतिक प्रदेश यानी कि थार का मरुस्थल को आज हमने कंप्लीट किया है। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो भारत का चौथा भौतिक प्रदेश है, जिसका क्या नाम है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो वह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।